जय हिंद बच्चों, आप सभी KMI के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में प्रकाश के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, और इसके साथ ही हमने परावर्तन के नियम भी पढ़े थे कुछ, और समतल दर्पण द्वारा कैसे परावर्तन होता है उसके बारे में पढ़ा था। तो अब आगे हम पढ़ेंगे दर्पण द्वारा परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, दर्पण क्या होता है? दर्पण आप सभी जानते हो, मिरर को दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो दर्पण क्या होता है? दर्पण वो होता है जिसमें अपन जो अपना चेहरा वगैरह देखते हैं ना, वो दर्पण होता है। तो दर्पण किसे कहते हैं? गोले दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण तो आप जानते हो, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो वो दर्पण होता है। जो आपके घर में जो मिरर लगा हुआ है वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। तो अपन पढ़ते हैं गोले दर्पण, बिना किसी टाइम को हुआ है। गोले दर्पण, गोले दर्पण किसे कहते हैं? कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। कौन सा दर्पण कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, वो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण वह होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। वो कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ये दर्पण है, आपको दिखा रखा है। तो इसका जो ये अंदर वाला सिरा है वो परावर्तक पृष्ठ है, मतलब कोई भी रे आएगी तो वो यहाँ से टकरा के यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ है। और ये जो मैंने लाइन खींची है इसके पीछे, ये यहाँ पे क्या की हुई है? पॉलिश की हुई है। अगर आप यहाँ पे किसी भी दर्पण की पॉलिश नहीं करोगे तो वह क्या बन जाएगा? कोई पारदर्शी वस्तु बन जाएगी, जिसके कारण अगर हम किसी भी चीज़ गुजारेंगे तो वापस उसी माध्यम में निकल जाएगी। ठीक है, तो इसके जो मैं लाइन खींच रहा हूँ वो क्या है? पॉलिश की हुई है। अगर आप ये नहीं खींचोगे तो आपका जो डायग्राम है, जो भी आपके एग्जाम आएगा, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो तो वो कौन सा दर्पण कहलाता है? कौन सा कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। और वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो वो कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो आपको ये दोनों में अंतर पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण का वह प्रकार जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता है, और गोलीय दर्पण का वह प्रकार जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ये उत्तल दर्पण है और ये क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? कि गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वह उस दर्पण के क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वह दर्पण के क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तो इसमें ये जो दर्पण है अपने पास, ये मिरर है, कौन सा मिरर आप बता सकते हो? इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तो ये अवतल मिरर है। तो ये इसका ध्रुव हो गया क्योंकि यही इसका केंद्र है, मतलब जो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तो आपको ध्रुव की परिभाषा याद होनी चाहिए, इसे हम P द्वारा डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आती है वक्रता केंद्र। ठीक है, जो गोलीय दर्पण होता है वही गोले का भाग होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है। अगर ये दर्पण ना होता हमारे पास तो एक ऐसा बना होता, मैं बता देता हूँ, ये ऐसा बना होता, एक गोला बना होता। ठीक है, तो हमने इसको काटा और एक क्या बना लिया? एक मिरर बना लिया। ठीक है, तो अगर ये गोला होता तो इसका कोई केंद्र होता, तो गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, उसका केंद्र क्या कहलाता है? दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, उसका केंद्र किसका क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पूरी क्लास में याद कराने की कोशिश करूंगा। जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो भी आपको मैं डेफिनेशन वगैरह बता रहा हूँ, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहीं पे याद हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र के बारे में बता सकते हो आप कि गोलीय दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या।
वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या क्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है और उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या फिर गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो आपको ये दोनों डेफिनेशन से याद होनी चाहिए, दोनों तीनों जो भी मैंने आपको बताई। पहली डेफिनेशन ये बताई मैंने कि गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, ठीक है, या फिर ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल, एक अवतल। तो उत्तल दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण कौन सा होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है, जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। तो आपको ये दोनों डेफिनेशन याद हो गई होगी। नेक्स्ट बताइए मैंने कि ध्रुव है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। फिर मैंने बताया वक्रता केंद्र सी की परिभाषा क्या बताइए कि गोलीय दर्पण या फिर गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो एक गोले का भाग होता है, उसका केंद्र क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट हमने देखा वक्रता त्रिज्या, जो ये ध्रुव पी या जो वक्रता केंद्र सी है उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर द्वारा डिनोट करते हैं। अगर आप ये याद ना करना चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मुख्य एक्स। मुख्य एक्स क्या होती है कि मुख्य एक्स क्या होती है? मुख्य एक्स वो होती है कि वक्रता त्रिज्या तथा ध्रुव पी से गुजरने वाले काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य एक्स कहते हैं। मैं लिख भी देता हूँ कि ध्रुव तथा ये क्या है? वक्रता केंद्र या फिर वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाला या गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य एक्स कहलाती है। तो आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये 3-4 डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई वो याद होनी चाहिए आपको। जिस भाई ने भी अभी एग्जाम दिए उससे पूछ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसका। अगर आपको ये पता होगी तभी आप आगे न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे। और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है तो हर बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है न्यूमेरिकल से, तो आपको ये पता होगा तब आप न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट क्या देखना है अपने को? नेक्स्ट देखना है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु किसे कहते हैं? कि जो ये मुख्य एक्स मैंने बनाई है इस पे मैंने ये पी स्थित किया, ये सी स्थित किया, ठीक है। तो इसके जो ये मिरर है, कौन सा मिरर है? परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, अवतल मिरर है, ठीक है। कि जब हम इसके मुख्य एक्स के समांतर कुछ प्रकाश किरणें डालेंगे तो ये परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। और इस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। तो आप बताओगे कि अवतल दर्पण पे हम जब मुख्य एक्स के समांतर प्रकाश किरणें डालते हैं तो वह परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण की भी लिख सकते हो आप कि उत्तल दर्पण की मुख्य एक्स के समांतर जब हम प्रकाश की किरणें गुजारते हैं तो परावर्तन के पश्चात उनका डायवर्जन हो जाता है और वह एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो आपको ये पता होनी चाहिए। और ये जो मैं एम और एन दर्शा रहा हूँ इस मिरर में, ये इस मिरर का क्या है? द्वारक है, ठीक है। फिर होता है ये फोकस बिंदु मैंने बना दिया। फिर होता है कि वक्रता त्रिज्या आर और फोकस बिंदु एफ में क्या संबंध है? तो वक्रता त्रिज्या आर और फोकस बिंदु एफ में क्या संबंध है? कि जो वक्रता त्रिज्या आर है वह हमेशा फोकस दूरी की क्या होती है? दोगुनी होती है। आपको ये याद रखना है कि जो वक्रता त्रिज्या आर है और ये फोकस बिंदु एफ है उनके बीच दोनों की वो क्या कहलाती है? सॉरी, जो वक्रता त्रिज्या है वह फोकस बिंदु की क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है? दोगुनी होती है। तो मैंने जो आपको पढ़ा दिया वो आपको याद होना चाहिए। तो जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं वो याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप काफ़ी पीछे हो जाओगे क्योंकि आपके साथ वाला बंदा अभी पढ़ रहा है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि इनसे अवतल दर्पण से कैसे परावर्तन होता है।
अवतल दर्पण। जो मैं आपको ये डायग्राम सिखा रहा हूँ वो आप सभी को आनी चाहिए। अगर ये डायग्राम आपको नहीं आएंगे तो आप वो जो न्यूमेरिकल में बता रहा था आपको वो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो जो भी मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, अदरवाइज आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने एक मिरर बताया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, मैंने इसको पॉलिश कर दी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी प्रकाश किरण ये मुख्य एक्स मैंने बनाई है इसके समांतर होगी। कोई सा भी मिरर हो आपके पास, कोई सा भी XYZ जो भी मिरर आप लेना चाहो वो मिरर ले सकते हो। तो इसकी जो ये मुख्य एक्स है जो मैंने खींच रखी है उसके समांतर जब मैं कोई प्रकाश किरण डालूंगा, ठीक है, तो वह हमेशा समांतर होने वाले प्रकाश किरण हमेशा फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। और ये आपको जो मैं साइन लगाया मैंने ये जरूर लगाना, अदरवाइज आपका चित्र वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और ये जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसे क्या कहेंगे, फोकस ऐप कहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि जब कोई भी किरण इस फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की फोकस बिंदु से होकर गुजरी, तो ये परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य एक्स से क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि जब कोई भी किरण मुख्य एक्स के समांतर होगी और परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, और कोई भी किरण अगर फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर हो जाएगी। ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए, आपको तभी जो डायग्राम में बनाऊंगा अभी वो समझ में आएगा। और एक मैंने बताया अभी कि ये जो बिंदु क्या है, P दूर है। अगर कोई भी किरण जो वक्रता केंद्र C है इससे होकर गुजरेगी वह परावर्तन के पश्चात वापस इसी बिंदु पर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें जिस भी बंदे को आती है वो इजी वे में इजीली तरीके से डायग्राम बना सकता है। चाहे किसी भी चीज का दे दे आपको, वो सारणी वगैरह जो दे रखी है आपकी किताब में बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एकदम इजी वे में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, तो जुड़े रहे हमारे साथ, अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सारणी में पहला चित्र दे रखा है, जब कोई वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो चित्र कैसा बनता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखना कि ये अपने पास एक मिरर है, मिरर है या नहीं है। अभी जब तक हम इस पे पॉलिश नहीं करेंगे तब तक ये कोई मिरर नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने इस पे क्या कर दी, पॉलिश कर दी। और ये क्या है, इसकी मुख्य एक्स है, ये क्या है, इसका ध्रुव है P है। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि कोई वस्तु है वो अनंत पर स्थित है। अनंत पर स्थित होने का मतलब ये है कि कोई वस्तु क्या है, काफी दूर स्थित है। जैसे अपन सूरज मान सकते हैं कि जो सूरज पे कोई वस्तु स्थित होती है, तो मान लिया हमने कि ये कोई वस्तु स्थित है अपनी। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया, एक रेखा डाली जो मुख्य एक्स के समांतर जा रही थी। ठीक है, ये इस मिरर से टकराई, टकराने के पश्चात एक बिंदु से होकर गुजरी, ये मैंने गुजार दी, ये बिंदु मैंने ड्रॉ कर दिया F। ठीक है, फिर मैंने एक और किरण डाली, यहाँ से नीचे से डाली, आप कहीं से भी डाल सकते हो, मैं नीचे से डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये किरण मैंने बता दी कि ये ऐसे गई थी, ये ऐसे हो गई, फिर ये ऐसे हो गई। ठीक है, फिर मैंने एक किरण और डाली इस पे, और ये किरण परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर गुजरी। और ये जो दोनों किरण कहीं पे भी मिलती है, जब भी दो किरण मिलती है वहीं पे वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने ये दोनों किरणें कहाँ पे मिला दी, इस बिंदु पे मिला दी। ठीक है, तो अब बता सकते हो आप कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका चित्र कहाँ पे बनता है, फोकस ऐप पर बनता है। ठीक है, इसकी साइज क्या होती है, बिंदुवत होता है। बिंदुवती तो बन रहा है, वस्तु बहुत बड़ी है, और ये चित्र तो एकदम डॉट सा बन रहा है, जहाँ पे दो लाइन क्रॉस करती है अपने को वो क्या होता है, वहां पे उसका क्या बनता है, चित्र बनता है। तो ये दो लाइन यहाँ पे क्रॉस करी तो ये क्या बन गया, इसका चित्र बन गया, क्या बना, बिंदुवत चित्र बना। ठीक है, और ये जो डॉट है वो वास्तविक हो चाहे आभासी हो, कोई मतलब नहीं है। तो इस दर्पण से जो भी चित्र बनेगा वह हमेशा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो बिंदुवत का उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, कोई मतलब नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका चित्र ऐप पर बनता है, बिंदुवत बनता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। समझ गए? नेक्स्ट है 2 नंबर। अब देखो ये वस्तु यहाँ पर स्थित थी, ठीक है, अनंत पे थी, तो इसका चित्र एकदम छोटा सा बना। अब जैसे जैसे वस्तु इस लाइन पे आती जाएगी, जैसे जैसे इसके P के पास आएगी, वैसे वैसे वस्तु का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता जाएगा। समझ गए?
वस्तु का साइज बहुत बड़ा होता जाएगा और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये समझना है कि जैसे जैसे वस्तु P के पास आती है वैसे वैसे वस्तु का प्रतिबिंब दूर बनता जाता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया। अभी आपको एक दूसरा है, जब कोई वस्तु C से परे स्थित हो, ठीक है, तो ये मैंने मिरर बना दिया, ये इस पे मैंने पॉलिश कर दी, ये इसकी मुख्य फोकस है और ये इसका दूरा P है। और जब कोई वस्तु C से परे हो तो मतलब मैं C बनाया और यहाँ पे कोई वस्तु स्थित कर दी, C से दूर स्थित है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इससे एक प्रकाश की टॉर्च से ली और एक लाइट इसके समांतर गुजार दी। तो ये किरण हमेशा आपको पता है कि किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक और लाइन ली और वो इससे होकर गुजारी, तो ये परावर्तन की बच्चा यहाँ पे आके मिल गई। और जहाँ पे भी आपको पता है कि ये दो लाइन क्रॉस करती है वहाँ पे क्या बनता है, डायग्राम बनता है। तो इस वस्तु का डायग्राम इसने यहाँ पे देखो क्रॉस किया दोनों को, तो यहाँ पे चित्र बना। ये मैंने मान लो AB वस्तु ली तो इसका चित्र M1 मुझे प्राप्त हो गया और ये F है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि जब कोई वस्तु C से परे स्थित होती है तो इसका चित्र C व F के मध्य बनता है। मैंने अभी बताया आपको कि जैसे जैसे वस्तु पास आएगी उसका चित्र भी उसके पास आता जाएगा और साइज में बड़ा होता जाएगा। लेकिन अभी तो ये थोड़ा बड़ी वस्तु है तो इसका चित्र वस्तु से क्या बना है, वस्तु से छोटा बना है। उल्टा बनेगा हमेशा, आपको याद रखना है, और वास्तविक बनेगा हमेशा, ये भी याद रखना है। ठीक है, और क्या बनेगा, C व F के मध्य बनेगा। कहाँ पे बनेगा, C एंड F के बीच बनेगा। ठीक है, आपको याद रखना है ये, समझ के कि जब कोई वस्तु C से परे स्थित होती है तो चित्र क्या बनता है, C और F के मध्य बनता है, जो मैंने आपको बनाकर बता दिया। ऐसे ऐसे चित्र बनता है। नेक्स्ट 3 नंबर है इसमें, जब कोई वस्तु C पर स्थित हो। जैसे जैसे हम किसी वस्तु के पास आएंगे वैसे वैसे वस्तु वो धीरे धीरे दूर जाती जाएगी, समझ गए। तो मैं इस वस्तु के धीरे धीरे पास जा रहा हूँ, ये धीरे धीरे दूर आ रही है, पहले F पे थी, अब C पे, C और F के मध्य आ गई। अब मैं इस वस्तु को यहाँ पे C पे रखूंगा तो वस्तु C पर आ जाएगी, फिर मैं C और F के मध्य रखूंगा तो ये वस्तु खिसक C से परे आ जाएगी, फिर मैं F पर रखूंगा तो ये अनंत पर आ जाएगी, फिर मैं F और P के मध्य बनूंगा रखूंगा तो ये पीछे बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये लाइन करना है। तो जब कोई वस्तु C पर स्थित हो, ठीक है, तो ये मिरर बनाया मैंने, ये इस पे पॉलिश की मैंने, फिर ये इसका मुख्य अक्ष है। तो जब मैंने इसको C पर स्थित किया, ये इसका P है, ये AB वस्तु मैंने यहाँ पे स्थित की, तो परावर्तन हुआ और एक बिंदु से होकर गुजर गई, उसे क्या कहते हैं अपन, दर्पण का फोकस कहते हैं। फिर एक और लाइन डाली मैंने, फिर ये परावर्तन के बजाय एक बिंदु से होकर गुजर गई। तो मतलब आपको यहाँ पे चित्र बनाना आप, ठीक है। तो जब कोई वस्तु C पर स्थित होती है तो उसका चित्र हमेशा C पर ही बनता है, ठीक है, समान साइज का होता है। अब देखो मैंने ये बहुत बड़ा चित्र बनाया तो बिंदु प्राप्त हुआ, फिर ये थोड़ा बड़ा बनाया तो इसका थोड़ा सा इससे थोड़ा बड़ा प्राप्त हुआ। अब मैंने यहाँ पे C पे रख दिया इसके पास लाकर, तो ये C पे समान साइज का बना और उल्टा बना और वास्तविक बना, ठीक है। तो ये 3 चित्र आप देख लीजिए एक बार। अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है KMI की, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं KMI के नाम से है। फेसबुक से ज्वाइन कर सकते हैं आप हमें, FB, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जिससे भी आप जुड़ना चाहे हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, आप हमसे बेझिझक डिस्कस कर सकते हैं, समझ गए। और पढ़ा करो भाइयों, तभी आपके 90 वगैरह बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे, कोई बातों में नहीं बनते। अगर किसी के वहम होना कि मैं बना लूँगा अभी टाइम है, तो कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमने C पे बना दिया, अब C के और नज़दीक लेके जाते हैं। कहाँ पे, C व F के मध्य स्थित हो। ये दर्पण दिया मैंने, यहाँ पे इसकी पॉलिश की, ये इसका मुख्य फोकस है दूर है P, और मैंने यहाँ पे C रखा, यहाँ पे F रखा, तो इन दोनों के मध्य रखा। तो एक तो हमेशा आपको समांतर निकालनी है, और जो समांतर होती है वो हमेशा क्या होती है, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। और एक क्या करोगे आप, एक या आप इससे डाल लीजिए, यहाँ से भी डाल सकते हो आप, कि C से डालोगे, C से कोई प्रकाश की लाइन डालोगे, C से गुजारोगे तो हमेशा C से टकरा कर वापस आ जाएगी और एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देगी, वहाँ पे इसका चित्र बन जाएगा। जैसे मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ, ये दर्पण है, मान लो यहाँ पे पॉलिश की हुई है, ठीक है।
अब मैंने वस्तु रख दी F और C के मध्य, तो ये इससे होकर गुजरी, वो फोकस के समांतर हो गई, और वो एक और इससे गुजरी तो वो इससे समांतर हो गई। ठीक है, एक बिंदु से होकर गुजरी उसे क्या कहते हैं, वहाँ पे इसका डायग्राम बन जाएगा। मतलब C से परे चित्र बनेगा। मैं एक बना के दिखा देता हूँ आपको एक और, कि जब कोई वस्तु C और F के मध्य स्थित है तो एक तो समांतर जाएगी जो इससे गुजर जाएगी, एक आप इससे भी गुजार सकते हो ताकि वो इससे समांतर हो जाए। 2-3 प्रकार से बना सकते हो आप, जरूरी नहीं जो मैं बना रहा हूँ वैसे बनाओ। तो ये AB वस्तु थी, चित्र CD प्राप्त हो गया हमें, और उल्टा प्राप्त हुआ, वास्तविक हुआ। और देखिए आप कि वस्तु तो इतनी से चित्र इतना बड़ा बना, तो वस्तु की बड़ा क्या चित्र बना, वस्तु से बड़ा इसका क्या बना, चित्र बना। ठीक है, C से परे बना, C से परे। ठीक है, नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु कहाँ पे स्थित हो, बताइए, जब कोई वस्तु A पे स्थित हो, ये C है तो अभी हम A पे स्थित करेंगे। अब मैंने बताया था कि अनंत पर स्थित हो तो कहाँ पे चित्र बनता है, A पे बनता है, और जब कोई वस्तु C पर स्थित हो तो चित्र कहाँ पे बनता है, C पर बनता है, और जब कोई वस्तु C से परे तो C और F के मध्य बनता है, और जब कोई वस्तु C और F के मध्य स्थित हो तो चित्र C से परे बनता है। तो अब वस्तु में रखूंगा यहाँ पे, कहाँ पे, A पे, तो एक फोकस से गुजारी तो ये इसके समांतर हो गई, और एक और इससे डाला मैंने, इस पे डाला तो ये वापस लौट के मेरे पास आ गई, और ये अनंत पर चित्र बन जाएगा। कहीं पर मिलती प्रतीत होगी तो मैं बता दिया कि वो अनंत पर बनेगा। ठीक है, अब कोई वस्तु अनंत पर बनेगी जिसका हमें पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, तो वो बहुत बड़ी होगी, वास्तविक भी होगी और उल्टी होगी। ठीक है, अनंत पे बनेगा। और लास्ट चित्र है कि जब हम किसी भी वस्तु को अपनी आंखों के बिल्कुल नज़दीक लेकर चले जाए तो डायग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो आभासी बनता है कि जब कोई वस्तु P व F के मध्य स्थित हो, तो जब कोई वस्तु P और F के मध्य स्थित हो, ये इस पे मैंने पॉलिश कर दी, तो जो समांतर होगी वह एक फोकस से होकर गुजर जाएगी, और एक और डालनी है आपको यहाँ से, C से डालनी है, तो C से होकर वापस आ जाएगी, लेकिन ये एक बिंदु पर मिलेगी पीछे जाकर, क्योंकि अपन अगर अपने आँख के पास लेके जाकर कोई वस्तु ले जाते तो हमें नजर नहीं आती। तो आपको पता है कि जब कोई वस्तु P और F के मध्य स्थित होती है तो उसका चित्र हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, वास्तविक बनता है, सॉरी, अब दर्पण के पीछे कोई चित्र बनेगा तो वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, और सीधा बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चित्र, कोई भी डायग्राम अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, जो भी चित्र अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा वह हमेशा सीधा होगा, और जो भी चित्र नीचे बनेगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये चित्र जो भी बन रहा है वो मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित है तो वह सीधा बनेगा। ठीक है, और जो मैं डॉट डॉट से दर्शा रहा हूँ तो वो क्या होता है, आभासी होता है। तो आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे आप सभी। अगर समझ गए तो मैं एक उत्तल दर्पण से भी आपको 1-2 चित्र है वो समझा दूंगा। 2 चित्र है अभी वो समझा देता हूँ। अगर आपको इस समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा आपको फिर कभी। ठीक है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा कैसे बनते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा कैसे बनते हैं, ये दर्पण है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित, तो कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका धुरा P है, और जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष से समांतर जाती है, इसमें मतलब एक तो अनंत पर दे रखा है, एक स्थिति तो ये है कि वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। ठीक है, तो जो अनंत पर स्थित होती है उसका चित्र कहाँ पे बनता है, ऐप पे बनता है। ठीक है, और एक और वस्तु अनंत पर स्थित में एक बिंदु पर मिलती है प्रतीत होगी तो क्या कहलाएगा, इसका फोकस बिंदु ऐप कहलाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वो एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है, तो ये मिलती हुई दिखाई दे रही है तो ये क्या है, आभासी हम मान रहे हैं, और मुख्य फोकस के ऊपर बन रहा है तो सीधा बनेगा, और बिंदुवत बनेगा जैसा आपने अवतल में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, नहीं वरना आप बोलोगे सर ने बताया नहीं, कि जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु अनंत और
ध्रुव पी के मध्य स्थित हो, तो मैंने यहाँ पे कर दिया स्थित, तो एक तो ऐसे गुजरेगी वो ऐसे गुजर जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको मिला देता हूँ, और एक ये ऐसी आएगी वो ऐसे वापस गुजर जाएगी, ये वो तो ऐसे गुजरेगी तो ऐसे गुजर जाएगी, तो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, वहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है, एक तो ये चित्र याद रखना है आपको, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, और जो मैंने पीछे वाली बनाया चित्र अभी पीछे वो याद रखना है, ठीक है। और ये जो अवतल दर्पण की जो भी वक्र त्रिज्या होगी या फोकस दूरी होगी वो हमेशा इसके सामने वाली होगी, ठीक है। ये याद रखना, आपको नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी या फिर न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम में आएगा कि जो अवतल दर्पण है उसके सामने हमेशा क्या बनेगी, उसकी फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या होगी, ठीक है। जबकि ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल मिरर है, इसके पीछे क्या बनेगी, वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी बनेगी। ये चीज आपको लर्न करनी है, याद रखनी है, लिख सकते हो आप अपनी कॉपी में कि उत्तल दर्पण के तो सामने होती है और उत्तल दर्पण के सामने होती है, पीछे होती है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इन दोनों के बीच में अंतर, कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का अंतर बताइए। तो अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण से जो भी चित्र बनते हैं वो हमेशा बड़े बनते हैं, तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, एक तो जो डेंटिस्ट होता है वो दांतों का ऑपरेशन करता है ना, तो उसको बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ठीक है। एक टॉर्च में करते हैं क्योंकि यह हमेशा समांतर किरण पुंज हमें प्राप्त कराता है, और एक अपन जो गाड़ियों की जो वाहनों के अग्रदीप होते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं, सर्च लाइट में इसका उपयोग करते हैं, जो आपने देखा होगा मूवी में वो एक लगा कर रखता है, इसे घुमाता है उसको, ठीक है। तो ये इसका उपयोग है, जो आपकी जो गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह में जो ट्रैक्टर वगैरह में जो लाइट होती है उसमें जो अवतल दर्पण है उसका उपयोग होता है, ठीक है। और जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल मिरर, इसका क्या उपयोग है, इसका उपयोग ये है कि मतलब ये क्या करता है, ये मतलब किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है। मैंने बताया ना कि ये सीधा बनाता है, ये भी सीधा बना है, तो ये वस्तु का सीधा और एकदम छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका प्रतिबिंब, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, एक तो वाहनों का जो पीछे के दृश्य देखने के लिए अपन बाइक में जो मिरर लगा होता है ना, बाइक में, गाड़ी में, ट्रैक्टर में जो एक मिरर होता है जो पीछे के वाहनों का आने के जो बताता है कि कोई साधन आ रहा है या नहीं आ रहा, वाहन आ रहा है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपके प्रश्न है कि कोई व्यक्ति मतलब किस दर्पण को वरीयता देता है, तो आप बता सकते हो कि उत्तल दर्पण को वरीयता देता है, क्योंकि यह क्यों देता है, क्योंकि यह बड़े क्षेत्र का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, समझ गए। और आप बता सकते हो सौर भट्टियों में इसका उपयोग होता है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक जगह पर फोकसित करता है, तो आप ये बता सकते हो इजीली। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर किसी दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो हमें पता है कि आर का मान 20 सेमी है, पिछली बार प्रश्न आया था एक, तो फोकस दूरी क्या होगी, तो आपको पता है कि आर इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है, तो f इक्वल टू क्या होगा, r/2, तो 20/2 इक्वल टू 10 सेमी। तो आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, वक्र त्रिज्या की आधी होती है, समझ गए होंगे आप। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आएगी। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत लगी हो, कहीं पे भी कोई डाउट रहा हो या मैंने कुछ गलत बता दिया हो, तो आप उसको बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है अगली बार हम पढ़ा देंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि मेरे को सर ये समझ में नहीं आया, कृपया से दोबारा एक्सप्लेन करिए, तो हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हैं, आपको ये लगना चाहिए कि हमारे पास सर बैठे एकदम अच्छा पढ़ा रहे हैं। ओके, धन्यवाद।